seen a lot of change, हेलो एवरीवन, been माय नेम through इज़ a पूनम। lot of pain. Some मुझे things are पता है not the कि आपको बहुत same ज़्यादा इंतज़ार as they करना पड़ were रहा a है इस year व्लॉग का या ago. मेरे व्लॉग का। तो अपोस्टल क्या होता है? अपोस्टल में आपके जो से डॉक्यूमेंट होते हैं, असली डॉक्यूमेंट, उनके पीछे एक चिट सी लगती है और एक स्टैंप लगती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की, जिससे आपके जो से डॉक्यूमेंट हैं वो बाहरली कंट्री में भी वैलिड हो जाते हैं। अगर मान लो एक मैं हूँ, एग्जांपल देके बताती हूँ, और एक बुरा इंसान है, ठीक है, मैंने अपनी मास्टर कंप्लीट कर लिया है और बुरे इंसान ने अपनी +2 भी कंप्लीट नहीं करी है। तो उसने क्या करा कि एक उसने पैटर्न बनाया, जैसे कि हमारे इंडिया में 12th का मतलब मार्कशीट होती है वैसे, ठीक है, पूरा उसने कुछ बनवाया या बनाया कंप्यूटर पे और उसको कलर प्रिंट निकलवा के बाहर की यूनिवर्सिटी को भेज दिया कि देखो मैंने तो 12th पास कर ली है और अब मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आके अपनी ग्रेजुएशन करूँगा। तो बाहर की कंट्री के लोगों को अब क्या पता है कि हमारे वहाँ पे जो 12th की मार्कशीट होती है वो ऐसी होती है, और जो ये मार्कशीट उसने भेजी है ये असली है कि नकली है। ऐसे तो पता नहीं कौन कौन बंदा कौन कौन सी चीज़ें निकाल के, मैं भी अपनी पता नहीं कौन सी चीज़ें निकाल के प्रिंटेड करके इनको भेज दूँगी। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए, ताकि कोई गलत बंदा हमारी कंट्री में एंटर ना हो, तो ये अपोस्टल की एक मतलब अपोस्टल का एक प्रोसेस बनाया गया। इसके अंदर 114 कंट्रीज़ ने हिस्सा ले रखा है। मतलब 114 कंट्रियाँ ऐसी हैं जो बिना पोस्टल के आपको रिसीव नहीं करती, अपनी कंट्री में आने की इजाज़त नहीं देती, या आप अपनी कंट्री में किसी भी काम में आपको नहीं लेगी जब तक आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टल नहीं होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट अपोस्टल मतलब आपके डॉक्यूमेंट किसी भी कंट्री में वैलिड होना वो माना जाता है, ठीक है। तो अपोस्टल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डॉक्यूमेंट का। और ये 114 कंट्रियों की लिस्ट आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लिख के ना गूगल पे, वहाँ पे उनकी सबसे पहले MEA के नाम की वेबसाइट आ जाएगी। आप उस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई PDF मिल जाएगा। वहाँ पे पूरे 114 कंट्रियों के नाम लिखे हुए हैं। आप देख सकते हो कि आपकी कंट्री उसके अंडर आती है कि नहीं। बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और साउथ कोरिया, जापान हो गया। मतलब बहुत सारी फेमस कंट्रियां हैं जो बिना अपोस्टल के आपको एक्सेप्ट नहीं करती। तो आप ये ना समझो कि अपोस्टल का काम एक एवं ही है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। आप खुद ही देख सकते हो कि अमेरिका जैसी अमेरिका जैसी कंट्री भी आपको बिना अपोस्टल के एक्सेप्ट नहीं करती। तो अपोस्टल इसका मतलब कितना ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होता है हर एक की, ठीक है। तो ये वाली जिम्मेवारी हमारी सरकार की बनती है, हमारी जो इंडिया में सरकार है, कि वो अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट वैलिड करके दे, ठीक है। और वो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, MEA, विदेश मंत्रालय जिसे हम बोलते हैं अपने हिंदी में। तो विदेश मंत्रालय का आपको भी पता है कि आयात निर्यात के बहुत सारे काम होते हैं, और विदेश मंत्रालय में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। वो सिर्फ आपके पोस्टल करने के लिए तो नहीं बैठी है ना। और पता नहीं कितने बच्चे, मतलब एक दिन में कम से कम 6,000 7,000 बच्चे अलग अलग कंट्रीज़ में जाते होंगे। तो वो हर एक के डॉक्यूमेंट पर्सनली पोस्टर करने बैठी तो वो सारा दिन अपोस्टल ही करती रह जाएगी, और जो उनसे बाहर के आयात निर्यात के फैसले हैं या फिर किसी से कोई संधि वगैरह है, दूसरे देशों से बातचीत है, उनकी मीटिंग तो उनके बीच में रह जाएगी। तो इस काम को थोड़ा हल्का करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने 4 कंपनियाँ, 4 पता नहीं 3, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं आपको लिख दूंगी उन कंपनियों के नाम। कुछ कंपनियां हैं, 3 है, पता नहीं 4 कंपनियां हैं, उनको ये काम सौंपा, ठीक है। अब ये जो सी कंपनियां हैं, ये है तो वैसे प्राइवेट कंपनियां हैं सारी ही, 4 कंपनियां, सिर्फ 4 कंपनियां शायद हों, इन्हीं को ही काम सौंपा गया है, उसके अलावा किसी को काम नहीं सौंपा गया, ठीक है। तो आप पहले ये बात याद में रखना, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये जो सी 4 कंपनियां हैं, ये अपोस्टल करवाने का काम करती हैं। मतलब इनकी जिम्मेवारी बनती है कि आपने बच्चों के डॉक्यूमेंट लेने हैं और हमारे पास भेजने हैं, और हमारे पास भेज के हम आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है, और वो करके आपको अपने हिसाब किताब उनको दे देना है, ठीक है। मतलब जो भी बायोडाटा है वो आपने अपने पास संभाल के रखना है। तो ये 4 कंपनियाँ इस काम को करती हैं, जो विदेश मंत्रालय ने जिम्मेवारी सौंप रखी है इन कंपनियों को, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं अपोस्टल के कितने प्रोसेस हैं। देखो अपोस्टल के वैसे आप मैं कह सकती हूँ आज की डेट में आप 3 तरीके से अपोस्टल करवा सकते हो, जिसमें से 2 तरीके बिल्कुल ही लगभग सेम है, बिल्कुल ही सेम है, मतलब सिर्फ हल्का सा डिफरेंस है, और एक थोड़ा अलग ही तरीका है, ठीक है। तो आप इन 3 तरीकों से पोस्टर करवा सकते हो। सबसे पहले आ जाता है कि तरीका नंबर 1, ठीक है। तरीका नंबर 1 में हो जाता है कि आपने क्या करना है, आपने STM से दिल्ली की STM से जाके अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप लगवानी है, और दिल्ली की STM से स्टैंप लगवा के आपने फिर अपने डॉक्यूमेंट को अपोस्टल के लिए भेज देना है, ठीक है। तो वो आपके अपोस्टल होकर आ जाएंगे, और उस काम में नोटरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ, जब आप दिल्ली की STM से स्टैंप लगवाने जाओगे, उससे पहले आपको नोटरी करवानी होगी, जो वहीं पर ही हो जाती है,
जहाँ एसटीएम होएगी वहाँ पे नोटरी के दुकानें भी होएंगी, वो वहाँ पे हो जाएगी। तो आपको इतनी खेचल करने की ज़रूरत नहीं है कि नोटरी कहीं और से करवाओ और वो चीज़ें कहीं और से वो हो जाएगी, ठीक है। बट ये अगर आप सोचो कि आप अपने लोकल किसी एसटीएम से मतलब करवा लो टेस्टेड, तो ये काम आपका एक्सेप्ट नहीं होएगा वहाँ पे। वो सिर्फ दिल्ली की ही एसटीएम के स्टैंप मांगते हैं और किसी की नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आपके अपोस्टल हो जाते हैं। अपोस्टल के लिए मैं आपको अगेन कह रही हूँ, अपोस्टल कराने के लिए आपको सीधा डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल की बिल्डिंग में नहीं जाना वहाँ पे। आप उन्होंने जो सी 4 कंपनियों को काम सौंपा गया है, ये 3 है कि 4 मेरे को नहीं पता अभी, तो उन कंपनियों को जो काम सौंपा गया है, आप फिर भी एसटीएम की स्टैंप लगवाने के बाद भी उन्हीं कंपनियों के पास जाओगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट दोगे और वहाँ पे डॉक्यूमेंट देकर आप वो आपको डेट देंगे कि इस तारीख को आके ले जाना और आपको जाके उस तारीख को लेके आने होंगे, बस ये काम होता है। और पैसे एसटीएम में पैसे मेरे ख्याल से नहीं लगते एसटीएम की स्टैंप में। बाकी आपको भी पता है कि सरकारी काम है, जल्दी से वो नहीं करके देंगे, 1 हफ़्ता भी टपा सकते हैं और 2 हफ़्ते भी टपा सकते हैं, या जिन्होंने पैसे चढ़ाए हों तो आपको भी पता ही है, मैं कुछ नहीं कहूँगी इसके बारे में ज़्यादा। डिपेंड करता है सिचुएशन पे और आपकी किस्मत पे कि आपके जॉब जितनी जल्दी होएगा। और दूसरी बात आ जाती है हमारी अपोस्टाइल में। अगर आपकी एसटीएम की स्टैंप लग चुकी है तो अपोस्टाइल के 143 रुपये होते हैं पर डॉक्यूमेंट के, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने तय किए गए हैं, 143 रुपये, ठीक है। उसके अलावा जो सी वो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं वो कुछ अपना चार्ज भी करती हैं, जो मतलब काफ़ी ही ज़्यादा चार्ज कर लेती हैं, जानबूझ के करती हैं आदि तो वो आपके 300 400 या 500 पे भी ले सकती है पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से। पर अगर आप उनको कहो कि नहीं मैंने तो फ़ोन करके पता किया था, 143 रुपये फ़ीस है, तो वो कम भी करेंगी, ठीक है। तो अपने आप पैसे बचाओ, इस चीज़ में आप कर सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद एक तरीका ये हो गया एसटीएम से करवाने का। दूसरा तरीका होता है कि आपके जो उनसे डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर पहले एचआरडी करवाना। देखो अपोस्टाइल हो गया ना, अपोस्टाइल एक चीज़ है, ठीक है। बट आप खुद ही सोचो, देखो हमने पास करी मान लो अपने स्टेट लेवल से कुछ भी, प्लस टू का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। मान लो मैंने प्लस टू अपने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से पास करी है, ठीक है। अब जो सा विदेश मंत्रालय का मंत्री है उसको तो नहीं पता ना कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों की जो सी मार्कशीट होती है वो कैसी होती है। पता भी होगा मतलब, तो असली है कि नकली है या कैसी है, सच में ठीक भी है कि नहीं, है ना। तो वो चीज़ नहीं पता होगा ना उसको, तो वो पता करने के लिए वो क्या कहेगा कि जाओ पहले जाके अपनी स्टेट गवर्नमेंट से इसको वेरीफाइड करवा के आओ, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट से वेरीफाइड कराना मतलब होता है कि हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री से अब टेस्टेड करवाना, ठीक है। क्योंकि हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री मतलब हमारे ही स्टेट में होती है, हमारे ही जो स्टेट में बोर्ड होता है, जैसे मेरा पंजाब है तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में ही एक बंदा बैठा होएगा जो सबसे ऊंची पोस्ट पर होएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मंत्री होएगा। तो वो मंत्री वहाँ पे जाके क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करेगा, ठीक है। तो उसके अटेस्टेशन देख के जो सा विदेश मंत्रालय है वहाँ पे जो बैठे होंगे वो आपको आपके डॉक्यूमेंट पे जब वो स्टैंप देखेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा कि आपके जो से डॉक्यूमेंट है असली है। क्योंकि वो हर एक बच्चे के वेरीफाइड नहीं करते खुद से, तो वो एक स्टेप बना रखा है कि पहले इनसे टेस्ट करवाओ, फिर अगला टेस्ट कराओ, फिर उससे अगला टेस्ट कराओ, तब जाके मान्यता प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब एचआरडी करवानी भी इतनी आसान नहीं है। एचआरडी में 15 से 20 दिन लग जाते हैं, कई बार महीना भी लग जाता है, कई बार उससे ऊपर भी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो एचआरडी का मैं आपको पहले पूरा प्रोसेस बताती हूँ कि एचआरडी में क्या होता है। आपको क्या करना है, एचआरडी में अपने जोन से भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट होंगे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। देखो एचआरडी की फुल फॉर्म ही होती है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो एचआरडी जो से होते हैं ना, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो करते हैं। तो एचआरडी जो सी होती है, आपको उसमें अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट जैसे कि आपकी कोई डिग्री होगी, मार्कशीट होगी, ट्रांसक्रिप्ट होगी, इन चीज़ों को लेके आपको कहाँ जाना है, आपको अपने पंजाब स्कूल एजुकेशन जैसा बोर्ड है, आपके स्टेट का कोई और बोर्ड होएगा, जैसे कोई मध्य प्रदेश से है तो मध्य प्रदेश एजुकेशन स्कूल बोर्ड, जो भी मतलब ऐसे होता है, वहाँ पे बैठा होता है एक अफसर होता है, ठीक है। अफसर कह लो या मंत्री कह लो, एजुकेशन मिनिस्टर बोलो आप उसको, वो होंगे, ठीक है। आपने उनसे टेस्टेशन करवाना है, ठीक है। उनसे टेस्टेशन करवाने के लिए आप उनके ऑफिस में जाओगे, वहाँ पे जो क्लर्क होंगे वहाँ से आप एक फॉर्म लोगे, ठीक है। वो फॉर्म लेके आप उसको भर दोगे कि मेरा ये वाले डॉक्यूमेंट है। अगर आपकी 10th का है तो 10th का अलग भरा जाएगा, प्लस टू है तो प्लस टू का अलग भरा जाएगा, डिग्री है तो डिग्री का अलग भरा जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट है तो ट्रांसक्रिप्ट का अलग भरा जाएगा। क्योंकि उसके अंदर हर एक के अंदर रोल नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाता है, तो हर एक क्लास का रोल नंबर अलग होता है। 10th पे रोल नंबर अलग होएगा, प्लस टू में अलग होएगा, और कॉलेज लाइफ में जो डिग्री है उसमें अलग होएगा। तो ये सब चीज़ें होती है, फॉर्म होता है वो भरना होता है। और उसके साथ आपको सारी ही जो आप करवा रहे हो उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी होती है, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लगानी होती है, या आधार कार्ड की भी लग सकती है। तो ये लगा के आपको वो फॉर्म देना है। फिर एक कापी वो अपने पास रखते हैं और दूसरी कापी आपको वो दे देते हैं आपके फॉर्म के साथ। फिर वो आपको कहते हैं कि जाओ, अगर आपके स्कूल के हैं तो स्कूल के बोर्ड में डायरेक्ट भेज दिए जाते हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड में वो डायरेक्ट अपने आप भेज देंगे। बट आपका अगर कॉलेज है तो आपको कहेंगे कि अपने कॉलेज की डिग्री और कॉलेज के मतलब जो प्रूफ है वो लेके अपने कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी होगी वहाँ पे जाना होगा। जैसे मेरा कॉलेज डीएवी कॉलेज था मान लो, ठीक है।
सॉरी मेरा खालसा कॉलेज था चंडीगढ़ में। तो जैसे खालसा कॉलेज था, खालसा कॉलेज की यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो अब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गई थी और वहाँ पे जाके उस फॉर्म को सबमिट करवा के आई थी। फॉर्म सबमिट होने के बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे वेरीफाइड करती है उस डिग्री को या मार्कशीट को कि ये वाली डिग्री और ये वाली मार्कशीट वाला बच्चा हमारे पास था या नहीं, और ये चीज़ सही है कि नहीं। तो वो अगर वो सही होती है तो वो एक लेटर लिख के देती है, ठीक है, कि ये वाले बच्चे ने जो रिक्वेस्ट पाई है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड की, ये बिल्कुल ही सही है, ये बच्चा हमारी ही यूनिवर्सिटी में से पढ़ाई करके गया है और इसका यही रोल नंबर है, यही रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसके जो डॉक्यूमेंट ये आपको शो कर रहा है ये बिल्कुल ही सही शो कर रहा है। तो वो क्या करेंगे, एक लेटर लिखेंगे, ठीक है, एचआरडी वालों को कि ये बच्चे ने बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट शो करे हैं और इसके डॉक्यूमेंट आगे वेरीफाइड किए जाएँ, ठीक है। वो लेटर, अब वो लेटर होता है मोस्टली जो असली रूल है, वो लेटर का असली रूल ये है कि वो बाय पोस्ट एचआरडी को भेजते हैं। उसमें बच्चे का और यूनिवर्सिटी का और एचआरडी का बीच का कनेक्शन वो कट करते हैं। वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी वाले एचआरडी को लेटर भेजेंगे, आप बीच में खड़े हो तो आपका कोई रोल नहीं होता, यही रूल होता है वैसे तो। पर अगर आप उनको थोड़ा सा कहोगे नहीं मेरे को बहुत थोड़ी जल्दी है और मेरे को जल्दी करवाना है ये काम, पोस्ट से थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं कहती हूँ 10% गुंजाइश होती है कि वो आपको लेटर आपके हाथ में दे देंगे। वैसे ये इलीगल होता है लेटर हाथ में देना, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आपका पूरा बायोडाटा होता है कि ये बच्चे के डॉक्यूमेंट सही भी है या नहीं, असली भी है कि नहीं। तो एक किस्म से ये ना रिस्की वाली बात होती है, क्योंकि कोई भी बंदा उसमें हेर फेर करके, उस लेटर में हेर फेर करके अपने डॉक्यूमेंट को असली बता सकता है, ठीक है। तो वो इस करके वो लेटर अवॉइड किया जाता है किसी भी कैंडिडेट के हाथ में देना, वो बाय पोस्ट ही एचआरडी को भेजा जाता है। तो पर मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी थी जो सी, उन्होंने ऐसे किया था, बट मेरी जो सी दूसरी यूनिवर्सिटी थी उन्होंने मेरे हाथ में, मैंने उनको रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे को जल्दी चाहिए और इस तरह से बहुत टाइम लग जाएगा, तो उन्होंने समझ के मेरे को वो उसी दिन में वो लेटर बना के दे दिया था, ठीक है। तो ऐसे होता है, मेरे कोई हेर फेर तो नहीं करनी थी उसमें, बट फिर भी मैंने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने दे दिया था समझ के कि चलो, क्योंकि मैं काफ़ी दूर से आई थी और बार बार आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने उनको काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ मेरे को दे दो, और तो उन्होंने देखा कि अकेली आई है, इतनी दूर से आई है, तो उन्होंने मेरे को वो लेटर मेरे हाथ में शाम को दे दिया था। मैं काफ़ी वेट किया था, सुबह की गई हुई थी मैं, और वो लेटर मेरे को 4 साढ़े 4 बजे मिला था, और फिर मेरे को वापस भी घर जाना था उस लेटर को लेके। चलो मैं अपना एक्सपीरियंस बाद में शेयर करूँगी इसी वीडियो में। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद वो लेटर जो सा आता है वो आपको फिर से एचआरडी के ऑफिस में दिखाना होता है कि ये देखो ये लेटर आ चुका है। फिर वो आपको खोलने की परमिशन नहीं होती उस लेटर को, आप उसके ऊपर पूरी सील लगी होती है, आप उसको सील को छेड़ नहीं सकते। वो सील को खोलने की परमिशन सिर्फ एचआरडी के क्लर्क या एचआरडी के डिपार्टमेंट में जो स्टाफ है उनको होती है। अगर उनको आपकी सील टूटी हुई मिल गई तो वो उस लेटर को फिर से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। वो सील इंपॉर्टेंट होती है, तो आप बी केयरफुल, ये ना सोचना कि देखो मैं इसके अंदर लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐसी गलती मत करना, एटलीस्ट वो लेटर देना, ठीक है। तो वो लेटर आप जैसे ही एचआरडी के स्टाफ को दिखाएंगे वो उसी वक्त उसके ऊपर स्टैंप लगाएंगे और एचआरडी करके आपको दे देंगे। एचआरडी में जो से हायर मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्टर होता है जो सा, तो वो अपने साइन करता है और अपनी स्टैंप लगा के दे देता है। ये सिर्फ ये एचआरडी का प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में 1 हफ्ता 15 दिन भी लग जाता है, डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। कई बार यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक चल रही होती है ना, तो स्ट्राइक की वजह से वहाँ पे काम कम बंद हो जाता है। मेरा एक ऐसा फ्रेंड था जो मेरे साथ ही एचआरडी करा रहा था, तो मेरा काम तो जल्दी हो गया, पर उसकी यूनिवर्सिटी दूसरी थी, तो उस यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक चल रही थी, 2 महीने बेचारे का काम रुका रहा इस स्ट्राइक की वजह से। तो इस तरह से एक सिचुएशन बन जाती है। तो एचआरडी होने के बाद आपने क्या करना है, फिर से उन्हीं जो सी मैंने आपको कंपनियों के नाम बताए थे पोस्टल के, आपने उनके पास जाना है और उनको अपने डॉक्यूमेंट देने हैं, और उनको डॉक्यूमेंट देकर आपने वो आपको 2-4 दिन का वक्त देंगे कि 2 दिन बाद या 3-4 दिन बाद आ जाना या अगले हफ्ते आ जाना, आपको डॉक्यूमेंट आपके पोस्टल मिलेंगे, बस ये चीज़ होती है। तो एचआरडी में वैसे तो कोई फ़ीस नहीं लगती, ठीक है, बट अगर डिपेंड करता है फ़ीस का बोर्ड के ऊपर। जैसे कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी एचआरडी में, ठीक है। बट अगर आपके मार्कशीट उन्हीं के बोर्ड की है, मतलब आपके स्टेट के बोर्ड की है, तब वो डिपेंड करता है कि स्टेट बोर्ड आपसे पैसे लेता है कि नहीं। मेरे केस में 800 रुपये लिए थे पर डॉक्यूमेंट के, तो मेरी 10th और 12th की थी, तो मेरे 1600 रुपये गए थे वेरीफाइड करवाने के लिए, ठीक है। तो मैं वही कह रही हूँ, डिपेंड करता है बोर्ड वाले ने कोई रूल बनाया है कि नहीं। इसी तरह यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी वालों ने इस पर कोई रूल बनाया कि नहीं पैसे लेने का। एक यूनिवर्सिटी ने रूल बना रखा था तो उसके पैसे लगे थे, मेरे 1350 रुपये लगे थे, और जो से मेरी दूसरी यूनिवर्सिटी थी पंजाब यूनिवर्सिटी, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था, वो फ्री में करके दिया था। तो ये डिपेंड करता है आपके बोर्ड और यूनिवर्सिटी के ऊपर कि उन्होंने पैसे लेने का रूल बना रखा है कि नहीं बना रखा है। मोस्टली तौर पर तो लेते ही हैं पैसे, पर कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो बिल्कुल ही फ्री में करके देती हैं ये चीज़ें। हाँ, तो आपको दूसरा प्रोसेस भी पता लग गया होगा। एक तो एसटीएम वाला प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, और दूसरा प्रोसेस मैंने आपको एचआरडी वाला भी बता दिया। देखो दोनों केस में आपको कंपनियों के पास ही जाना पड़ा, आपको डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में नहीं जाना पड़ा, है ना। तो आपको यही कंपनियां ही काम करके देती है पूरे इंडिया में, ये नहीं कि सिर्फ मेरे इलाके में, पूरे इंडिया में यही कंपनियां हैं जो ये चीज़ें करके देती हैं। तीसरा स्टेप होता है कि अगर आप एचआरडी से बचना चाहते हो, मान लो कि आपको नहीं करना या एसटीएम के चक्कर नहीं काटने, है ना, तो आपको नहीं चाहिए कि इतना टाइम लगे, आपको क्या करना है, इन्हीं कंपनियों के पास जाना है, इन्हीं कंपनियों के पास जाके करना है कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट अपोस्टल कराने हैं, ठीक है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो से
एजुकेशन वाले डॉक्यूमेंट हैं वो भी अपोस्टल हो जाते हैं बिना एचआरडी के भी, एसडीएम के मेथड के थ्रू, पर वो जिम्मेवारी खुद ले लेते हैं। इसमें क्या होता है कि वो पैसे ज़्यादा लेते हैं। पैसे मतलब कि आपका 2000-3000 रुपये पर डॉक्यूमेंट लेंगे, तो एसडीएम की स्टैंप भी, नोटरी करवाना भी और अपोस्टल करवाना भी वो खुद करके दे देंगे, ठीक है। बट इसमें मैं आपको फिर से कह रही हूँ पैसे लग जाते हैं 2-3 हज़ार रुपये पर डॉक्यूमेंट। तो एक ये प्रोसेस है, ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है, 1 हफ्ते के अंदर ही हो जाता है और आप चक्कर काटने से बच जाते हो। आपको जगह जगह जाके चक्कर काटने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से ये भी करवा लिया, वहाँ से वो भी करवा लिया, है ना। चक्कर काटने में भी किराया लगता है, देखो टाइम भी लगता है। तो ऐसे में ये भी बेस्ट तरीका है कि अपना सीधा डॉक्यूमेंट जितने हैं पर 3000 या 2000 के करीब आप पर डॉक्यूमेंट अपने दो और अपना टेंशन फ्री होकर अपना आगे का काम देखो। तो एक ये प्रोसेस है। अब उसके बाद काफ़ी लोग मेरे को इंस्टा पे पूछते हैं कि हमने इनसे कॉन्टैक्ट किया, उनसे कॉन्टैक्ट किया। देखो ये कचहरियों वाला काम नहीं है, इसमें कचहरी और जज जो होते हैं या फिर तहसीलदार होते हैं, लंबरदार होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। ये कचहरी वाले काम से बिल्कुल डिफरेंट काम है जिसके अंदर आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है जो आपका मेन जिले के अंडर आता है। इसमें कचहरी में जाना, तहसील में जाना या फिर जो उनसे वो बाहर बैठे होते हैं टाइपिंग करने वाले, उनका कुछ लेना देना नहीं है। उनको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, वो भी हाथ पैर मार के आपसे पैसे लेके उन्हीं कंपनियों से काम करवा के देंगे, है ना। इससे अच्छा बेटर है आपको सही डायरेक्शन पता हो, आप सही डायरेक्शन पे जाओ, तो वहाँ पे जाने से बचो। दूसरा, हाँ, काफ़ी लोग मेरे को मैसेज करते हैं इंस्टा पे कि हमने इनसे बात करी है। देखो अपोस्टल का प्रोसेस किसी को इतना नहीं पता होता डीपली कि कहाँ से होएगा, क्या होएगा, ये या फिर ये बंदा कहाँ मिलेगा, वो बंदा कहाँ मिलेगा। तो काफ़ी लोगों ने इसके लिए कंपनियाँ खोल रखी हैं कि आप हमारे पास आओ और हम आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टल करा कर दे देंगे, और वो काफ़ी फास्ट सर्विस करके भी देते हैं। तो आप ऐसे में उन कंपनियों के पास जाके भी काम करवा सकते हो। पर ध्यान रखना कि कुछ कंपनियाँ फ्रॉड भी होती हैं जो अपने आपके डॉक्यूमेंट ले लेंगी और आपको जब तक पैसे आप नहीं दोगे उनको अच्छे खासे, तब तक वो आपके डॉक्यूमेंट वापस नहीं करेंगे। आपको डर होएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट चले ना जाए, जितने मांग रहा दे दो, है ना। ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाती है। पर कुछ कंपनियाँ अच्छी होती है, जहाँ तक मैंने सुना है तो काफ़ी अच्छी कंपनियां काम करके देती हैं। अपने मतलब चक्कर काटने से बच जाता है बंदा उस चक्कर इन चीज़ों में। तो उन कंपनी वालों ने क्या करना है, आपके डॉक्यूमेंट लेने हैं और सीधा जाके वही 4 कंपनियां जो मैंने आपको पहले बताई उन कंपनियों को दे देने हैं। बाकी सारा काम उन कंपनियों ने करवाना होता है, ठीक है। जहाँ आपके 2 या 3 हज़ार रुपये उन कंपनियों में जाके लगने थे, दूसरी कंपनी अगर पार्टी आ जाती है तो आपके 4 हज़ार रुपये लग जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि वो कितनी पास बैठता है आपका लोकेशन दिल्ली से, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा वो चार्जेस करते हैं। ये बात होती है, इतना कुछ नहीं है। तो ये सब, तो हर एक बात घुमा फिरा के उन्हीं 4 कंपनियों के ऊपर आती है। तो आप सीधा आप उन 4 कंपनियों के पास जाके भी अपना काम करवा सकते हो। और ये वाला वो कंपनियाँ कहाँ पे है, देखो ये कंपनियाँ मेन सिटीज़ में हर जगह है, ठीक है। आपके लाग पास हर पूरे इंडिया में ये कंपनियाँ हैं। आपको तय करना है कि आपके पास कौन सी नज़दीक पड़ती है। इसका PDF अगर यहाँ पे लिंक शेयर होता हुआ तो मैं लिंक शेयर जरूर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं होता तो आप फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर अपोस्टाइल का होता है जो पेज, वहाँ से आप कंपनियों के नाम देख सकते हो कि आपके शहर में वो कंपनी कहाँ पर मौजूद है। उनका फ़ोन नंबर भी होता है, फ़ोन करके भी उनसे बात कर सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो आप वहाँ जाके अपना काम करवा सकते हो और वहाँ जाके अपना पोस्टर का पूरा प्रोसेस कर सकते हो। इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। और एक और बात मैं कवर करना चाहूँगी, ये सारे डॉक्यूमेंट बताए थे मैंने आपको ज़्यादातर आपके एजुकेशन के ऊपर, जो से आपके दूसरे पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया और फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये वाले डॉक्यूमेंट भी होते हैं, ठीक है। फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट हमारे इंडिया में कुछ नहीं होता, है ना। हमारे इंडिया में ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो फैमिली के रिलेशन को प्रूव करे। हमारे यहाँ पे क्या होता है, वो क्या कहते हैं, राशन कार्ड होता है जिसमें फैमिली के मेम्बरों का नाम होता है और उनकी एज होती है और उनका रिश्ता होता है लिखा हुआ। वो राशन कार्ड तो आप देने तो रहे, है ना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इंडिया की नेशनलिटी के तौर पर। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको किसी भी तहसील या कचहरी में जाके आपको लिखवा लेना है कि ये मेरा नाम है और मैं इनकी बेटी हूँ, हम यहाँ पर रहते हैं, हमारे घर में इतने मेम्बर्स हैं, इन मेम्बरों का नाम और एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर और उनका रिश्ता, ये सारा कुछ मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ। नीचे एक बॉक्स बन जाता है, फिर उन सभी बंदों का नाम आ जाता है और उनका वो कौन कौन लगते हैं, क्या क्या लगते हैं आपके या आपके फादर के क्या क्या लगते हैं, उन सब का रिलेशन लिखा जाता है। और अगर उनका कोई आइडेंटिटी नंबर है जैसे आधार कार्ड नंबर डाल दिया, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर डाल दिया, वो सब वाकई आप लिख के ख़त्म कर सकते हो। और फिर उस सर्टिफिकेट को आप नोटरी तो चलो हो ही जाती है, वहीं से तहसील में जाओगे तो नोटरी तो करवा के देंगे ही वो। फिर उस डॉक्यूमेंट को आप अपोस्टल करवा सकते हो, उस डॉक्यूमेंट को एफिडेविट बोलते हैं, ठीक है। तो वो एफिडेविट आप अपने अकॉर्डिंग बनवा कर अपोस्टल करवा सकते हो। तो फैमिली रिलेशन के उसमें आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं देनी अपने पेरेंट्स की, या अपने पेरेंट्स को कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देना, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना है, अपने अकॉर्डिंग फैमिली रिलेशन का सर्टिफिकेट देना है। उसमें आपका पेरेंट्स का कुछ लेना देना नहीं। पेरेंट्स का प्रूफ का आपका तभी सॉल्व हो जाएगा जब आपके सारे अकेडमिक डॉक्यूमेंट में आपके पेरेंट्स का सही नाम होगा और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें आपके पेरेंट्स का सही नाम होगा। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगा था, ठीक है। तो कई लोग होते हैं जो मेरे को पूछते हैं कि पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड दूँ या वो दूँ, जरूरी नहीं है। आप सिंपल आप अगर देना चाहते हो तो आप उनका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवा के और उसको नोटरी करवा के दे सकते हो, ठीक है। बस इतना, और कुछ नहीं। देखो वो आपके पेरेंट्स का एक नेशनलिटी का प्रूफ है। आप कैसे आप किसी दूसरी देश में उसको भेज सकते हो,
किसी आपके पेरेंट्स का हक है वो। आप कैसे अपने काम के लिए उनकी इस प्रूफ़ को दूसरी कंट्री में भेज सकते हो कि जहाँ पे वो उनका पड़ा रहे, है ना? तो आप ऐसे में सिंपल उनको फ़ोटोस्टेट करवाओ, फ़ोटोस्टेट करा के नोटरी करवा के भेज दो। वो भी जानते हैं आपको अपना पासपोर्ट थोड़ा ना देना है। आपको आपका पासपोर्ट आप एयरपोर्ट पे भी तो दिखाओगे, आप क्यों दोगे किसी को अपना पासपोर्ट, है ना? तो ये सब चीज़ें होती है, थोड़ा दिमाग से काम करो कि आपकी जो नेशनैलिटी की प्रूफ़ है वो आप कैसे किसी को सौंप सकते हो। अकेडमी रिकॉर्ड निकल जाता है, बट नेशनैलिटी के जो प्रूफ़ होता है वो नहीं निकलते इतनी आसानी से। तो थोड़ा दिमाग से काम करो कि ऐसे बातें ना सोचो कि आप अपना एडमिशन लेने के लिए आप अपनी नेशनैलिटी वाली चीज़ें भी दे दो। तो बस ये बातें थी। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था पोस्टर करवाने में। 1 महीना तो लग ही गया था तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट को पोस्टर करवाने में। और बाकी डिपेंड करता है कि स्टाफ कैसा है। मेरे केस में ठीक था, ऐसा भी कुछ नहीं था, मतलब काफ़ी हेल्पफुल लोग थे जो काम कर रहे थे और मैं भी सही ढंग से काम कर रही थी। कई लोग सिफारिशी भी होते हैं बीच में मिले हुए, तो मैंने देखा है कि सिफारिशी लोग भी वैसे ही काम कर रहे हैं, हम भी वैसे ही काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों लोगों को ये होता है कि सिफारिश पवा के जल्दी काम हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आंखों की देखी वाली बात है कि मेरे सामने एक बंदे ने सिफारिश पवा के काम करवाया, एक मैंने काम करवाया। मेरा काम जल्दी हो गया, उसका काम सिरे ही नहीं चढ़ा। बस यूँ ही। तो बस ये चीज़ें थी अपोस्टल की। तो मेरे ख्याल से मैंने अपना सारा कुछ कवर कर दिया इस वीडियो में। पैसे भी मैंने आपको बता ही दिए हैं। और बाकी अगर कोई आपकी क्यूरीज है तो आप MEA की वेबसाइट पे जाके आप पता कर सकते हो उस चीज़ का। तो ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है पोस्टल का आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और मैं आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ ज़रूर मिलूँगी। नेक्स्ट मैं आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जो पेज होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।